नमस्कार, न्यूज 8 में हाजिर हैं। पाकिस्तान में तनाव के हालात हैं। अटकलें हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर में उनके घर के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। इमरान पर प्रधानमंत्री रहते मिले महंगे तोहफे तोश खाने में नहीं जमा कराने का उन पर आरोप है। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे का दिन रहा, जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा हुआ है, उस पर अड़ा हुआ है। वहीं विपक्ष में हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग को लेकर बिखराव नजर आया। लंदन में जाकर बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जारी रहा। खासकर बीजेपी के सांसद सदन के बाहर और भीतर मांग पर अड़े रहे कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से देश को अपमानित करने का काम, संसद को अपमानित करने का काम और झूठ बोलने का काम किया है। उस पर उनको देश में वापस आकर संसद से और देश से माफी मांगनी। कारण वो कहते हैं सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता। अरे भाई, सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेशी जमीन पर झूठ भी बोल रहे हैं, देश को अपमानित भी कर रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि जो दुनिया भर में वो घूम रहे हैं और सदन में नहीं आ रहे हैं। माफी कांग्रेस वाले नहीं मांगते हैं, माफी सरवरकर का बच्चे लोग मांगते हैं। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस को टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का भी साथ मिला। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। विदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अपमान किया देश का? मुझे नहीं लगता। सत्ता पक्ष का कहना गलत है। जो उन्होंने बयान किया है उसमें कहीं भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि भाई कुछ जो चीज़ें हो रही हैं वो अनडेमोक्रेटिक हो रही है, तो कहाँ पर झगड़ा है? उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में 16 विपक्षी दलों के नेता बैठे हैं और उन्होंने अडानी समूह और हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर जेपीसी की मांग की। इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना उद्धव, आप, सीपीआई, जेएम, आईयूएमएल, एमडीएमके, एनसी, वीसीके, केसी मनी गुट शामिल रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ने कांग्रेस से अलग अपने प्रदर्शन किए। टीएमसी का मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच काफी है। हम लोगों ने बोला था कि जेपीसी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोगों को ये लगा है कि जेपीसी अगर हुआ भी तो अगर चेयरमैन होगा अपोजिशन में रूलिंग पार्टी का, और उसमें कुछ फायदामंद नहीं होने वाला है। साफ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। राहुल की माफी के मुद्दे पर विपक्ष की एकता एक अहम संकेत है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बिखराव विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव काफी पुराना है। अब सत्ता पक्ष ने इसमें राहुल के बयान पर माफी की मांग को भी जोड़ दिया है। अंदेशा यही है कि कहीं ये पूरा सत्र भी इस विवाद की भेंट न चढ़ जाए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा प्याज किसान नासिक से मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। 12 मार्च को डिंडोरी से निकला मोर्चा 7-8 दिनों में मुंबई पहुंचेगा। और आपको बता दें कि इनकी अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। इनकी 17 सूची मांगे हैं। प्रमुख रूप से प्याज के लाभकारी मूल्य ये चाहते हैं और इनका कहना है कि इनको 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी दी जाए। हालांकि सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि किसान इससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार 30 रुपये किलो की न्यूनतम कीमत तय नहीं करती तब तक किसान अपनी लागत उनको नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र के करीब 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते हुए आज से अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि 2004 से पहले जिस तरह से पेंशन दी जाती थी उसे फिर से लागू किया जाए। मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इन कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की तरह महाराष्ट्र को भी इस स्कीम को लागू करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आमदार, खासदार, पॉलिटिकल पर्सन्स को पेंशन दी जाती है, पूरी पेंशन दी जाती है, उसके बाद उनके फैमिलीज को भी फैमिली पेंशन दी जाती है, उसी तरह से सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है। ये उनका हक छीनने की सरकार जो कोशिश कर रही है वो पिछले 17 साल से सिर्फ समिति बिठाएंगे, चर्चा करेंगे, इस हिसाब से हमारी पेंशन रोकी गई है। महाराष्ट्र में साल 2005 से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन स्कीम का असर सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। काम बंद आंदोलन, इस आंदोलन का परिणाम अत्यावश्यक सेवा पर पड़ा है और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसका असर पड़ा है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई मार्ग निकालना चाहिए। कांग्रेस ने तो राजस्थान में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस की भूमिका अलग कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है। उस टाइम स्टेट ने हो या सेंट्रल ने हो उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। इस बीच सरकार ने कुछ यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत कर जल्द ही समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। हम लोग इकट्ठा बैठेंगे और जो भी जिसको हम लोग स्वर्ण मध्य बोलते हैं तो गोल्डन मीन जिसको बोलते हैं वो निकालना पड़ेगा, जिसमें उनको भी एश्योरेंस मिले कि उनकी जो अपेक्षा है उस तरह से गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। सबके साथ चर्चा हो गई, सब पॉजिटिव चर्चा हो गई। वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है। ये कहा है उन्होंने? हाँ, रेडी है। उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले हैं आज या नहीं कल उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे और उसके बारे में आने वाले 1-2 महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले हैं इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले हैं। और शासन सकारात्मक है तो क्या उससे शासन से ये पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ यूनियन के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच ही मतभेद देखने मिल रहे हैं। कुछ सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ अब भी प्रदर्शन लगातार जारी रखना चाहते हैं। सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अगर वाकई सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा इसे लागू करने वाला जहां पर बीजेपी सत्ता में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि पर पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ
कराने की बात कही है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के बाद अब योगी सरकार हर जिले में बड़ी धूमधाम से नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजन कराने जा रही है। हर जिले के डीएम को बकायदा सरकारी आदेश जारी कर नवरात्रों में बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सरकारी खर्चे से पूजा का आयोजन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिन मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उनके नाम, पते, मंदिरों की तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन निकायों के संपर्क विवरण साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपर्क कराने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सभी प्रसिद्ध धर्म स्थलों पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ के लिए सांस्कृतिक विभाग को निर्णय किए हैं। सांस्कृतिक विभाग हर जिले में इस तरह के आयोजन कराएगा और ये आयोजन कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहे। इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं और पहले भी सरकार के खर्च पर रोजा इफ्तारी कराई जाती रही है। पहले भी सरकारी खर्च पर उसके आयोजन होते रहे हैं, उसमें सहयोग होता रहा है। हज पर सब्सिडी दी जाती रही है, तीर्थाटन सरकारी पैसे पर कराया जाता रहा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना के लिए संस्कृति विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग इस प्रकार के आयोजन पहले भी करता रहा है। यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो, लेकिन बीजेपी के नेता इस फैसले को सराह रहे हैं। एंड ये जो पूरा हमारे हिंदुइज्म का जो सिंबल है यहीं पे है, तीनों लाइक यू कैन सी अयोध्या है, वाराणसी है, काशी है और मथुरा है। दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदुइज्म। तो उस कल्चर को आगे बढ़ाने की वो सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी राइट। योगी सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च करना जायज है? सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने भोपाल में राज्य की जनता से अपनी पार्टी को मौका देने की अपील की है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका दे के देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मडाल विरूपाक्षा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लोकायुक्त की छापेमारी में उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली ताकि गिरफ्तारी से बच सके। कर्नाटक के लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षा की अग्रिम जमानत रद्द की जाए। यानी साफ है कि लोकायुक्त पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। मडाल विरूपाक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था।
और कर्नाटक से अगली खबर है। कर्नाटक के गुजरात मॉडल पर नहीं चलेगी बीजेपी। बड़ी संख्या में मंत्रियों विधायकों के नहीं कटेंगे टिकट। बीजेपी मानती है कि कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति अलग है। कर्नाटक की 120 सीटों पर नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव है। ऐसे में टिकट नहीं तो दूसरे दल में जा सकते हैं नेता। येदियुरप्पा कह चुके हैं कि 6 से 7 विधायकों के ही टिकट कटेंगे। इस साल 6 बार कर्नाटक दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। कर्नाटक में मई महीने से होना है विधानसभा चुनाव। और कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के विवादित बयान को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतरी। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान विधानसभा में आज हंगामा हुआ था। एयर क्वालिटी पर ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 39 भारत के हैं, लेकिन दिल्ली अब सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। ताज़ा रैंकिंग में दिल्ली चौथे पायदान पर आ गई है। पाकिस्तान का लाहौर और चीन का होतान दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और उसके बाद राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे और दिल्ली चौथे नंबर पर है। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल बता दें तो 92.6 माइक्रोग्राम है, जो सुरक्षित सीमा से लगभग 20 गुना ज्यादा है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही। नमस्कार।